Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हमारा इंडियाज 20 का जो है ना कुछ चंद क्वेश्चन बचे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं एक बार और उसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं इंडियाज 20 का। राइट। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी रीड किया है। ऑलरेडी रीड किया है। अब बस हमें इसको समझना है। फिर से एक बार रीड करवा देता हूँ। MNC Limited has received grant in nature of exemption of custom duties on a capital goods with certain conditions related to export of goods under export promotion capital goods। ठीक है, अभी MNC Limited जो है ना इसको एक ग्रांट मिला है। ठीक है, किस नेचर का है? वो एग्जम्पशन नेचर का है ऑफ द कस्टम ड्यूटीज ऑन द कैपिटल गुड्स विद सर्टन कंडीशन। क्या कंडीशंस है? इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट का कंडीशन जो भी है फुलफिल करेगा तो फिर वो एग्जम्पशन ले सकता है। चलो आगे देखते हैं। स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whether the same is a government grant under India's 20 government grants and disclosure of government assistance। यानी क्या India's 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट है कि नहीं वो बताने बोल रहा है। If yes, then how the same is to be accounted for it। इफ इट इज अ ग्रांट रिलेटेड टू असेट, अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट है तो कैसे करेंगे, एंड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो कैसे करेंगे वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है हमें क्या वेदर दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट और नॉट। तो अभी यहाँ पे सिंपली देखो, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। राइट। यानी या तो रिसोर्स आएगा, कोई तो रिसोर्स में हेल्प करेगा, या फिर कुछ ऐसा ऐसा चीजें करेगा वेयर द एंटिटी इज बेनिफिटेड। राइट। फॉर फ्यूचर कंप्लाइंस, या कंप्लाइंस करना पड़ेगा या कंडीशंस कंप्लाई करके फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करके मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा। राइट। तो उसी को बोलते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट। अब यहाँ पे तुम्हें एक डाउट आ सकता है। क्या डाउट आ सकता है? हमने एक ये देखा था आउट ऑफ स्कोप वाला पार्ट। आउट ऑफ स्कोप में हमने देखा था टैक्स हॉलीडेज। राइट। टैक्स हॉलीडेज, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, तो ये सारे जो है ना एज पर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। ये जो कस्टम ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज आर डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। और यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज का एग्जम्पशन भी कब मिलेगा? जब कंडीशंस फुलफिल करेगा। क्या कंडीशन है? यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है गुड्स को। राइट। एक्सपोर्ट करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा। एक और चीज बता दूं। अब अगर इन केस जो भी कंडीशंस है, जो भी कंडीशंस है, ग्रांट रिलेटेड टू असेट, कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ग्रांट रिलेटेड टू असेट है ये नहीं? क्यों सर यहाँ पे ग्रांट रिलेटेड असेट डिसाइड करना है? यहाँ पे क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। राइट। और यहाँ पे कैपिटल गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स यानी क्या? कैपिटल गुड्स यानी क्या? सिंपल मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स में भी असेट्स, असेट्स जो प्लांट एंड मशीनरी है ये वो। कैपिटल गुड्स मतलब वही है ना जो प्लांट एंड मशीनरी हो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी जो एक्सपोर्ट करेंगे तब जाके मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये असेट रिलेटेड ग्रांट है या फिर असेट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है वो डिसाइड करना है। अब असेट रिलेटेड टू ग्रांट क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ पे देख लो। तो अगर ग्रांट जो है ना किसके लिए मिल रहा है? यहाँ पे असेट का कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए, या तो कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए मिल रहा है। जब ये दोनों चीजों के लिए मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन, तो फिर उस केस में हम मानेंगे यहाँ पे ग्रांट इज रिलेटेड टू असेट। राइट। ठीक है। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ग्रांट मिल रहा है वो ग्रांट किसके लिए मिल रहा है। ठीक है। किसके लिए मिल रहा है? या तो कंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहा है या तो एक्विजिशन ऑफ इसके लिए मिल रहा है। तो इन दोनों चीजों के लिए मिल रहा है तो फिर उस केस में हम डिसाइड कर लेंगे दिस ग्रांट इज अ ग्रांट रिलेटेड टू असेट। अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट होगा तो हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर वन क्या है? मेथड नंबर वन इज दैट हम क्या करेंगे? डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। बरोबर ना? हम क्या करेंगे? डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ असेट से रिड्यूस कर देंगे और उसका जो डिप्रिसिएशन है वो अकॉर्डिंगली चार्ज कर देंगे। सेकेंड मेथड क्या है मेरे पास? सेकेंड मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, जो ग्रांट है ना वो ग्रांट को डेफर्ड, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करते हैं। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। और ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंट से हम क्या करते हैं? ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन डिप्रिसिएशन मेथड हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज कर देते हैं। दिस इज रिलेटेड टू
रिलेटेड टू असेट, ग्रांट रिलेटेड टू असेट। अब इनकम रिलेटेड क्या होगा? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, एनीथिंग अदर देन ग्रांट रिलेटेड टू असेट वो इनकम का हो सकता है। ठीक है। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे दो ही चीजें, क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो रहा है, राइट? एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो रहा है। अदर देन, अब मेरा असेट है, अदर देन असेट मेरा ग्रांट रहेगा, तो फिर वो मेरा इनकम का होगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या असेट एक्वायर हो रहा है क्या? बोलो, असेट एक्वायर हो रहा है क्या? असेट एक्वायर हो रहा है क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ कैपिटल गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक्विजिशन हो रहा है, ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा ग्रांट रिलेटेड टू असेट हम कब डिसाइड करेंगे? व्हेन इट इज असेट एक्विजिशन और एसेट कंस्ट्रक्शन, तब जाके ग्रांट रिलेटेड टू असेट डिसाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कैपिटल गुड्स, तो फिर यहाँ पे जो भी ग्रांट मिला है, ये जो एक्सेम्पशन मिल रहा है, दिस इज इन द नेचर ऑफ इनकम। दिस ग्रांट इज रिलेटेड टू इनकम। कैसे डिसाइड किया सर? यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या ग्रांट का, ग्रांट रिलेटेड टू असेट का? अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो फिर विल डिसाइड इट एज अ रिलेटेड टू असेट। अगर नहीं है तो फिर उस केस में वो क्या होगा? रिलेटेड टू इनकम होगा। अब रिलेटेड टू इनकम होगा तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पे? उस केस में अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट है, इनकम है, तो इसको हम डेफर्ड क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, डेफर्ड इनकम के इसमें, और रिकग्नाइज करेंगे ओवर दी यूज, ओवर दी इनकम। मतलब जितने सालों के लिए हम इनकम रिकग्नाइज कर रहे हैं उतने सालों में हम डिफर कर देंगे। और इसका प्रेजेंटेशन मेथड क्या होगा? इसका प्रेजेंटेशन मेथड ये होगा, या तो हम अदर इनकम मेथड में दिखा, अदर इनकम में दिखा देंगे इन शेड्यूल 3, ठीक है, या फिर हम नेट बेसिस में, नेट बेसिस में उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा, क्या कॉस्ट होगा? यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट होगा, उस एक्सपोर्ट कॉस्ट में हम डायरेक्टली उसको नेट ऑफ करके जो भी एक्सपेंसेस है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस सर। पक्का? हाँ। चलो, पहले तो डेफिनेशन रहेगा इंडियस 20 के हिसाब से। इंडियस 20 states that government grants are assistance by the government in the form of transfer of resources to the entity in return for the past or future compliance। यानी क्या? हम या तो पास्ट कंप्लाइंस करे रहेंगे, यानी कंडीशंस फुलफिल किया होगा, या फिर फ्यूचर में कंप्लाई करना होगा जो भी कंडीशंस है, विद सर्टन कंडीशंस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो बिजनेस चल रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स है। अब एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एग्जाम्पशन कब मिलेगा? जब सर्टन कंडीशंस है एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स का वो फुलफिल करूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है मेरा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और यहाँ पे कंडीशंस कर दूंगा तो फिर मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा। आगे क्या बोल रहे? दे एक्सक्लूड those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and the transaction which government which cannot be distinguished from the normal trading activities. In accordance with the above, in the given case, exemption of custom duty under EPCG scheme is a government grant and should be accounted as per the provision of Ind AS। अब इसके ऊपर कुछ चर्चा हुआ था यहाँ पे, चर्चा के बेसिस में यहाँ पे एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट अकाउंटिंग कमेटी करके एक होता है, उन उन्होंने मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन था कि ये जो रिलेटेड टू टैक्स है, तो रिलेटेड टू टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सॉरी कस्टम ड्यूटीज है, तो फिर यहाँ पे ये गवर्नमेंट ग्रांट माना जाए ना माना जाए। तो यहाँ पे एक्सपर्ट अकाउंटिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है, इसको गवर्नमेंट ग्रांट माना जाएगा और उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। अब डिपेंड करेगा किसके बेसिस में, असेट के बेसिस में, इनकम के बेसिस में, एक्सपेंस के बेसिस में, वो डिपेंड करेगा। चलो आगे देखते हैं। इंडियस 20 डिफाइंस ग्रांट रिलेटेड टू असेट। अब ग्रांट रिलेटेड टू असेट हम कम रिकग्नाइज करेंगे टू इनकम, and the grants related to income as follows। अब grant related to asset are government grants whose primary condition, यहाँ पे ये important है, क्या? Primary condition is that the entity qualifying for them should purchase या construct या otherwise acquire long term assets। क्या होना चाहिए? या तो परचेज करना चाहिए, या तो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, या फिर एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। Subsidiary condition may not also be attached, restricting the type or location of the asset or the periods during which they are to be acquired or held।
ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम आर गवर्नमेंट ग्रांट्स अदर देन दोस रिलेटेड टू असेट। यानी यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि असेट जो भी है, असेट रिलेटेड ग्रांट है। तो फिर यहाँ पे जब असेट रिलेटेड ग्रांट कब रिकग्नाइज करेंगे, वो जो पर्टिकुलर ग्रांट है वो किसके लिए मिल रहा है, या तो हम परचेस करेंगे या एक्वायर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। परचेज और एक्वायर एक ही है। परचेस या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम मेनली वो असेट को, ठीक है। जब असेट को करेंगे तब जाके मेरा क्या होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू ग्रांट। अब जब ग्रांट रिलेटेड टू असेट है तो यहाँ पे कंडीशन भी हो सकते हैं उसके ऊपर, मतलब यानी क्या, प्लांट एंड मशीनरी 5 साल के लिए ही यूज होना चाहिए, उसका यूजफुल लाइफ 5 साल ही होना चाहिए, या फिर प्लांट एंड मशीनरी जो है ना एक स्पेसिफिक लोकेशन में होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशंस भी हो सकती है उसके ऊपर, राइट। तब जाके उसको क्या मानेंगे हम, ग्रांट रिलेटेड टू असेट मानेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे रिलेटेड टू ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड कैसे करेंगे, एक असेट रिडक्शन मेथड है और एक अमोर्टाइजेशन मेथड है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। गवर्नमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट grant related to asset include non-monetary grants at fair value shall be presented in the balance sheet by setting up the grant as deferred income। यानी क्या, this is nothing but amortization method, राइट। अभी बेस्ड ऑन their यूजफुल लाइफ हम क्या करेंगे, इसको डिफर करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। द ग्रांट सेटअप हैज डिफर्ड इनकम इज recognized in profit and loss account on a systematic basis over the useful life of the asset, ठीक है। हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ ग्रांट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। यहाँ पे दो मेथड हमने देखा था, क्या, एक तो असेट रिडक्शन मेथड, जिसमें हम कॉस्ट लेस गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और एक है डेफर्ड इनकम मेथड। डेफर्ड इनकम मेथड तो पता ही है, क्या करेंगे हम, डेफर्ड इनकम मेथड में ट्रांसफर कर देंगे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है, और बेस्ड ऑन द डिप्रिसिएशन मेथड एंड यूजफुल लाइफ हम क्या करेंगे, उसको अमोर्टाइज करेंगे इन द पीएनएल सिस्टमैटिक बेसिस, ठीक है। अब आ जाएंगे हम रिलेटेड टू इनकम। रिलेटेड टू इनकम हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली अदर इनकम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम एज आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईदर सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली बता सकते हैं, और अंडर अ जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, अल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड इन द रिपोर्टेड इन द रिलेटेड एक्सपेंसेस। यानी क्या, अगर एक्सपोर्ट कॉस्ट है, एक्सपोर्ट कॉस्ट इसके वजह से, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, सेट ऑफ करूंगा और नेट बेसिस में मेरा अमाउंट दिखाऊंगा। अगर इनकम होगा तो इनकम साइड दिखाऊंगा, अगर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस साइड दिखाऊंगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इनकम में बता सकता हूँ, राइट। अदर इनकम में डायरेक्टली बता सकता हूँ, और एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंसेस साइड बता सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बता रहे कि ये जो है ना, ये जो है whether it is a asset related grant or income related grant. In the given case, based on the terms and the conditions of the scheme, the grant received is to compensate the import cost. Compensate करने import cost of the asset subject to an export obligation as prescribed by EPCG scheme and does not relate to purchase, construction or acquisition of long term asset. ठीक है, hence it is a grant related to income। क्या है, this is a grant related to income, this is very important। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, based on the conditions, कंडीशंस जो भी है उसके बेसिस में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि जो ग्रांट रिसीव हो रहा है ना वो किसके रिलेटेड है, टू ऑफसेट दी इंपोर्ट कॉस्ट। जो भी इंपोर्ट कॉस्ट है उसको ऑफसेट करने मुझे क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। यहाँ पे जो ग्रांट मिल रहा है वो इसके लिए नहीं मिल रहा है, परचेस करने, कंस्ट्रक्ट करने या एक्विजिशन करने, ये तीनों चीजों के लिए नहीं मिल रहा है। जब ये तीनों चीजों के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर इस केस में ये दिस विल नॉट बी ग्रांट related to asset, ठीक है। इट इज इनकम रिलेटेड ग्रांट्स। इट मे बी फर्दर नोटेड दैट इंड एस 20 बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस over the period in which the entity recognize expenses the related cost or which the grants are intended to compensate। यानी क्या, कितने सालों के लिए एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है, या फिर करंट ईयर में ही पूरा का पूरा एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है रिलेटेड टू दैट ग्रांट, तो करंट ईयर में ही हमें क्या करूंगा, पीएनएल में दिखा दूंगा। अदरवाइज अगर 3 साल के लिए हो रहा है एक्सपेंसेस, 3 साल के लिए, तो 3 साल में मैं क्या करूंगा, डेफर करूंगा, ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। यहाँ पे 6 years बताया क्या, विद सर्टेन कंडीशंस, यहाँ पे कुछ बताया नहीं ना, either separately under the
जनरल अर्निंग एज सच अदर इनकम अल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड इन द रिपोर्टेड रिलेटेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे 6 years क्यों बता रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझा, आंसर समझा क्या, बताओ। यस सर। पक्का? हाँ। अच्छा, ठीक है, 6 years वो नहीं, ये कट कर लो, ये नहीं होगा, बस हमें ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर दी, और जो इनकम हम रिकग्नाइज करेंगे ओवर दी एक्सपेंस, यानी कितने साल में एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं उतने साल में हमें रिकग्नाइज करूंगा। क्लियर है? बताओ, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बेयर टेक्स्ट है ना, बेयर टेक्स्ट ऑफ इंडिया 20 वहां से उठा है क्वेश्चन, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है क्वेश्चन ऐसे वाले। बस तुम्हें क्या है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट द गवर्नमेंट ग्रांट, राइट, यानी डेफिनेशन लिखना आना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट। फिर उसके बाद असेट रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकग्नाइज करेंगे, ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? थर्ड पॉइंट ये होगा कि प्रेजेंटेशन, यानी असेट रिलेटेड ग्रांट होगा तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इनकम रिलेटेड ग्रांट होगा तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फिर कंक्लूजन दे दोगे, फिर खत्म हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस। देखो, रोल अप कब करना है बता देना। स्क्रोल अप सर। डन सर। डन। चलो, क्वेश्चन समझा? क्या है क्वेश्चन में, एक बार मुझे ब्रीफ बता दो। अम, दो अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए कम रेनबो लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं। हम्म। दो मिल चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। 1 लाख ईच। फर्स्ट हम्म। वन इज फॉर क्लीन रिवर प्रोजेक्ट, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हम्म। और सेकेंड वन इज एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए। हम्म। ओके, अ, तो क्या करना है इसमें, हाँ, रिकग्नाइज करेंगे हम तुरंत, या फिर हम क्या करेंगे, ओवर द यूजफुल लाइफ करेंगे, कैसे करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? वो पहला वाला तो हम्म। कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट है। पहले तो वाला उसको कंडीशनल है? रिकॉग्नाइज नहीं है, नहीं कंडीशनल है, नहीं ओके। है। हम्म। तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और जो दूसरा वाला है वो कंडीशन है, उसमें वो एसेट के लिए, तो उसको एसेट की यूजफुल लाइफ पे ओवर द एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट हम क्या करेंगे, यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज कर देंगे, डिफर ओके। करना। हाँ। ठीक है।
एंड थर्ड वाला क्या था? फ्लड्स का। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ, हम एक एक चीज रीड करेंगे। रेनबो लिमिटेड इज कैरिंग आउट various projects for which the company has either received a government grant, government financial assistance, or is in the process of receiving the same। यानी क्या, उनके पास वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कंपनी या तो मिलेगा गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द सेम। द कंपनी हैज रिसीव्ड टू ग्रांट्स ऑफ 1 लाख ईच, यानी क्या, ईच ग्रांट इज 1 लाख relating to the following ongoing research and development projects. Okay, the first grant relates to Clean River project, which involves research into the effects of various chemical waste from the industrial areas in Madhya Pradesh. Okay, फर्स्ट ग्रांट जो है ना वो क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, विच इन्वॉल्व क्या क्या करना है यहाँ पे, रिसर्च इनटू इफेक्ट्स ऑफ वेरियस केमिकल्स वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया इन मध्य प्रदेश। ठीक है, हावेवर यहाँ पे कोई भी मेजर स्टेप नहीं लिया है टू कंप्लीट द रेनबो लिमिटेड टू कमेंस द रिसर्च एज ऑन 31 मार्च X2। एज ऑन 31 मार्च X2 मेजर स्टेप्स कोई भी नहीं है, बट इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया 1 लाख का। अब क्या करेंगे, एक एक गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू जाते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रांट क्या है? फर्स्ट ग्रांट क्लीन रिवर प्रोजेक्ट, क्लीन रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इतना ही बताया मुझे, क्या बताया इतना, कि यहाँ पे जो है ना मेजर स्टेप्स नहीं लिया, कौन नहीं लिया? क्लीन रिवर प्रोजेक्ट। बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि जो ग्रांट है दैट इज कंडीशनल और अनकंडीशनल, बरोबर ना? यहाँ पे क्या नहीं बताया, कंडीशनल है या अनकंडीशनल। तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम इट एज द ग्रांट इज कंडीशनल, और द ग्रांट जो है ना, ग्रांट इज कंडीशन अनकंडीशनल एज वेल। तो पहले कंडीशन तो यही होगा, पहले अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में तो ऐसा ही होगा कि अनकंडीशनल मान लेंगे। हम क्या मानेंगे, थंब रूल क्या है, अनकंडीशनल मानेंगे। अब अनकंडीशनल जब मानेंगे तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज द ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली। राइट, अगर इनकेस समझो फॉर एग्जांपल अजम्पशन है कि अगर वो कंडीशनल होगा, इनकेस कंडीशनल होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज द ग्रांट इन डेफर्ड इनकम एंड अमोर्टाइज अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये समझा क्लीन रिवर का। यस सर। आगे क्या बोल रहा है, सेकेंड ग्रांट। The second grant relates to the commercial development of new equipment that can be used to manufacture eco-friendly substitutes for existing plastic products। यानी क्या, सेकेंड ग्रांट जो है वो किसके लिए है, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए है, ऑफ न्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के लिए मिल रहा है, दैट कैन बी डेवलप फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स फॉर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए। ठीक है, रेनबो लिमिटेड इज कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक्निकल फिजिबिलिटी, वो कॉन्फिडेंट है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट बाय अप्रैल X3। ठीक है, इन सितंबर X1, due to the flood near one of its factory, the entire production was lost and the Rainbow Limited had to shut down the factory for the period of 3 months। यानी क्या, सितंबर में ऐसा हुआ है कि फ्लड्स आए और उसका जो नियर बाय फैक्ट्री था वो उसका प्रोडक्शन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और 3 महीने के लिए बंद रखना पड़ा। अब स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन पैकेज फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लड्स। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to compensation based on the average of the previous 3 months sales figure prior to the floods, for which the company is required to submit an application form on or before 30th June with necessary figures। यानी क्या, ऐसा बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा, और रेनबो लिमिटेड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस। बट यहाँ पे किसके बेसिस में देना पड़ेगा, जो हमारे 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स है उसके बेसिस में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स है, हाँ, मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर्स नहीं,
एवरेज ऑफ 3 मंथ्स का, प्रीवियस 3 मंथ्स का सेल्स फिगर के बेसिस में उनको मिलेगा, और ये सबमिट करना चाहिए ऑन और बिफोर 30 जून X2 तक, विद द नेसेसरी फिगर्स। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेनबो लिमिटेड आर टू बी अडॉप्टेड, अडॉप्ट नहीं हुआ है, अडॉप्ट इन द सेंस यहाँ पे एजीएम में होता है, एज ऑन 31 मई 2000 X2, बाई विच डेट द क्लेम फॉर्म वुड नॉट हैव बीन फाइल्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। यानी क्या, अप टू एज ऑन 31 मार्च, 31 मई X2 तक यहाँ पे जो है ना अडॉप्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे क्या, स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ है। ठीक है। सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ एनी फॉर टू ग्रांट्स रिसीव्ड एंड द फ्लड रिलेटेड कंपनसेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेनबो लिमिटेड। तो पहले वाला तो देख लिया हमने, पहले वाला क्या है, क्लीन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट का देख लिया। क्या है, सिंपली वहां पे सिंपल इतना ही बोल रहे कि रिसर्च एक्टिविटीज है और मेजर स्टेप्स नहीं लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन वुड बी, दिस वुड बी माय फर्स्ट अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन यही होगा दैट द ग्रांट इज अनकंडीशनल। देन सेकेंडली हम अल्टरनेटिवली लिख के आ जाएंगे सेकेंड अजम्पशन। ठीक है। अब देखेंगे हम सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला क्या है, ग्रांट ऑफ ₹1 लाख फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेवलपिंग स्टेज में, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में। तो डेवलपिंग स्टेज में है तो ग्रांट को रिकग्नाइज करना है या नहीं, तो फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी का कॉन्फिडेंट है, और इसके पास रीजनेबल अश्योरेंस है दैट ही विल कंप्लाई द कंडीशंस, और ये जो है ना ग्रांट को रिकग्नाइज कर सकता है। अब इक्विपमेंट के रिलेटेड ग्रांट है, राइट, इक्विपमेंट के रिलेटेड ग्रांट है, तो यहाँ पे रेनबो लिमिटेड हैज अ रीजनेबल अश्योरेंस, समझ रहा है ना, यस। कॉन्फिडेंट अबाउट क्या, हाँ, टेक्निकल feasibility एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल वायबिलिटी। ठीक है। दे फॉर रेनबो रिकग्नाइज कर लेगा, क्या रिकग्नाइज करेगा, विल रिकग्नाइज ग्रांट ऑफ ₹1 लाख। अब रिकग्निशन कैसे करेगा, ये तो रिलेटेड टू असेट है, तो रिलेटेड टू असेट रहेगा तो दो अपने पास मेथड है, दो अपने पास मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है बताओ, असेट रिडक्शन मेथड, राइट, असेट रिडक्शन मेथड, जहां पे कॉस्ट ऑफ असेट में से लेस कर देगा कितना, ₹1 लाख, ग्रांट ऑफ ₹1 लाख will be reduced from cost of asset, राइट। कॉस्ट ऑफ एसेट जैसे जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में चालू हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट से सेट ऑफ कर लेगा 1 लाख, एंड चार्ज डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, बरोबर। देन दूसरा है अमोर्टाइजेशन मेथड। अब अमोर्टाइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, रिकग्नाइज दी
grant of rupees 1 lakh in deferred government grant account, या फिर डेफर्ड इनकम मेथड में, डेफर्ड इनकम में हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे एंड अमोर्टाइज, अमोर्टाइज कर देंगे इसको ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ asset बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड। समझा ये चीज, बताओ। चलो सेकेंड वाला ग्रांट समझ गया, सिंपल था। कि सेकेंड वाला ग्रांट सिंपली हम देखेंगे, बोलो समझा कि नहीं। यस सर। ग्रांट ऑफ 1 लाख डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट के लिए ले रहा है। अब तक नहीं बना है बट इन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, यानी न्यू इक्विपमेंट डेवलप हो रहा है। अब ये जो ग्रांट है 1 लाख का, हम रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस है दैट दी इट विल कंप्लाई द कंडीशंस। ठीक है। देन यहाँ पे रेनबो रिकग्नाइज करेगा, तो रिकग्नाइज कैसे करेगा, एक असेट रिडक्शन मेथड अप्लाई पे से, और दूसरा क्या है, अमोर्टाइजेशन मेथड। असेट रिडक्शन मेथड इज सिंपल, हम लेस कर देंगे 1 लाख फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट। अमोर्टाइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे डेफर्ड इनकम में, और डेफर्ड इनकम से हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है। अब थर्ड वाला आता है, थर्ड वाला फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस आफ्टर फ्लड्स। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो फ्लड्स का है, यहाँ पे सिंपली इतना बताओ मुझे कि यहाँ पे फाइनेंशियल कब तक अपन फाइल कर देना चाहिए। ड्यू डेट क्या है, ऑन और बिफोर 30th जून टू X2। ठीक है, 30th जून X2 तक। ठीक है। और अपना फाइनेंशियल्स कब अडॉप्ट हो रहे हैं, 31st मार्च, सॉरी 31st मई X2 में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, माई ड्यू डेट, ड्यू डेट यहाँ पे मेरा ड्यू डेट है, ड्यू डेट टू सबमिट अप्लीकेशन क्या है, 30th जून X2। बट मेरा फाइनेंशियल जो है ना, आर अडॉप्टेड ऑन 31st मई X2, बरोबर। यहाँ पे जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में होगा। ठीक है। अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, कब मिल रहा है मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस, कब मिल रहा है बताओ, X2 X3 में मिल रहा है, राइट। इज रिसीव्ड इन X2 X3, बरोबर ना। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस कब मिलेगा मुझे, X2 X3। देखोगे यहाँ पे अडॉप्टेड ऑन फर्स्ट 31st में X2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गया, बट उसका फॉर्म जो है ना, फॉर्म हम फाइल करना है 30th जून तक, 30th जून तक, विच इज आफ्टर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी क्या ये एडजस्टिंग इवेंट भी नहीं होगा, बरोबर। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर देंगे। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस है हम रिकग्नाइज करेंगे इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, जब मिलेगा तब रिकग्नाइज करेंगे। X2 X3 में मिल रहा है तो फिर X2 X3 में हम रिकग्नाइज कर लेंगे। गवर्नमेंट इज रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर व्हेन, समझा भूमि, इन प्रेजेंट केस गवर्नमेंट, चलो न्यू सेशन क्रिएट करते हैं।
चलो आंसर रीड कर लेते हैं इसका। मॉड्यूल का आंसर क्या है? देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोल रहे थे? फर्स्ट ग्रांट फॉर क्लियर रिवर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रिसर्च इनटू इफेक्ट्स ऑफ वेरियस केमिकल वेस्ट from the industrial area in Madhya Pradesh seems to be unconditional as no details regarding its refund has been mentioned। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिटेल मतलब बताया नहीं है कि रिफंड कैसे करेंगे, अगर कंडीशंस कंप्लाई नहीं किया तो रिफंड करना है या नहीं है वो भी नहीं बताया, तो उस केस में हम क्या मानेंगे इसको? अनकंडीशनल। Even though the research has not been started nor any major steps have been completed by Rainbow Limited to commence the research, yet the grant will be recognized immediately in the profit and loss account। कब कहाँ पे recognize होगा? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। चलो अल्टरनेटिवली क्या बोला है? इन केस द ग्रांट इज कंडीशनल, अगर कंडीशनल ग्रांट है एज टू द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, द ग्रांट विल बी रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ रेनबो ओवर द ईयर द एक्सपेंडिचर इज being incurred। यानी क्या, मॉड्यूल भी दोनों भी यही लिया, बेस्ड ऑन मॉड्यूल की हमने किया था कि दोनों भी कंडीशंस हमने अजम्पशंस लिया है, एक कंडीशनल भी हो सकता है, दूसरा अनकंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, चलो सेकंड ग्रांट क्या बोल रहा है? देखो सेकंड ग्रांट, second grant related to commercial development of new equipment is a grant related to depreciable asset। ठीक है, as per the information given in the question, the equipment will be available for the sale in the market from 1st April जो भी है X3। Hence, by that time, grant relates to construction of an asset and should be initially recognized in the deferred income। यानी क्या, ये amortization method की बात कर रहे हैं? किसकी amortization method? चलो आगे क्या बोल रहा है? The deferred income should be recognized as income on a systematic and rational basis over the asset's useful life। asset की useful life के over the asset, deferred income amortization method में क्या ही करते हैं हम? deferred income में ट्रांसफर करेंगे और उसको over the useful life हम क्या करते हैं? P&L में amortize करते हैं। The entity should recognize a liability on the balance sheet for the year ended 31st March X2 and X3। यानी क्या, लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना है, यानी डेफर्ड इनकम में हम जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक साल के लिए हम तो पीएनएल में डाल दिए, फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। याद है क्या कि अगर करंट ईयर में है तो डेफर्ड इनकम पहले फर्स्ट ईयर का जो भी डेफर्ड इनकम है वो करंट लाइबिलिटी में करते हैं और बचा हुआ क्या करते हैं? नॉन करंट में करते हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें बैलेंस शीट में एज ऑन 31st March X2 X3 के लिए हमें लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। वंस द इक्विपमेंट स्टार्ट ब्रिंग, सॉरी एक मिनट। Hmm. Once the equipment starts being used in the manufacturing process, the deferred income of 1 lakh should be recognized over the useful life of the asset to compensate the depreciation cost। Alternatively क्या कर सकते हैं हम? Alternatively Rainbow Limited क्या कर सकता है? Is permitted to offset the deferred income of 1 lakh against the cost of equipment। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख लो, deferred income नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 1 लाख अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एज ऑन 1st April X3। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है ना, बेस्ड ऑन रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग दी गवर्नमेंट ग्रांट, हम क्या करेंगे? ओवर यूजफुल लाइफ हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। चलो अब थर्ड वाला पार्ट है फ्लड वाला। फ्लड का कंपनसेशन कैसा रिकग्नाइज करेंगे? रेनबो लिमिटेड विल बी एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली आफ्टर 31st May X2। ठीक है, 31st May के बाद ही कर सकता, क्यों? 31st May को हमारा फाइनेंशियल्स अडॉप्ट हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज year X2 X3। Although the flood happened in September X1 में फ्लड हुआ था and the loss was incurred due to floods related to X1 X2। यानी X1 X2 में मेरा क्या हुआ था? लॉस हुआ था। ठीक है, X1 X2 में लॉस हुआ था। द एंटिटी शुड रिकग्नाइज द इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट। कब? जब भी उसको मिलेगा तब भी जाके मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ। इन द ईयर व्हेन द एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड टू द सब to it is submitted and approved by the government for the compensation। Since X1 X2 the application form could not be submitted। X1 X2 में मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया, यानी क्या, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है मुझे गवर्नमेंट से उसके लिए सबमिट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स फिगर before flood occurred, Rainbow Limited should not recognize the grant income as it is not became receivable as on 31st March X2। यहाँ पे ऐसा भी लिख लो, and grant will be recognized in the year X2 and X3। ठीक है, समझा? इजी। यस। चलो ये भी हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड LDR क्वेश्चन। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट।
क्वेश्चन रीड कर लेना और मुझे आंसर भी बताना कि कैसे करेंगे हम। आंसर मैं छुपा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी देखो। डन। क्या लगता है आंसर बताओ। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, मतलब एक्सपेंस तो फिर जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगा ना, तो हम्म। उसके एक्सपेंस में से आइदर वी विल रिड्यूस इट या हाँ, फिर डायरेक्टली पीएनएल में अदर इनकम दिखा देंगे। वेरी गुड, ये पहला आंसर सही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 18 मंथ्स। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे बताओ। उसको प्रोपोर्शनेटली प्रोपोर्शनेटली यानी क्या? प्रोपोर्शनेटली वही बताओ। प्रोपोर्शनेटली सही है आंसर। थर्टी बस मुझे थाउजेंड को डिवाइड। करंट, हाँ, हाँ, करंट लाइबिलिटी वो और नॉन करंट लाइबिलिटी में रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट सही ईयर है। का। कंपनी क्या कर रहा है? रिसीव करता है ग्रांट ऑफ रुपीज 30,000 ऑन 31st March 2011। ग्रांट जो है ना, टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अपेरेंटिस। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू फॉर लास्ट फॉर 18 मंथ्स। यानी क्या, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 18 मंथ्स का होगा। तो हम नॉर्मली ये देखें कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको क्या करते हैं, हम डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करेंगे। और डेफर्ड इनकम से हम ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द बेस्ड ऑन द एक्सपेंस रेशियो, ओवर द यूजफुल लाइफ नहीं, एसेट नहीं है, ये एक्सपेंसेस है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करेंगे। बरोबर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे पीरियड दिया है। सबसे पहले तो सबसे पहले पीरियड दिया है। तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस, जब भी हम एक्सपेंस का करते हैं, जब भी हम एक्सपेंस का, अगर गवर्नमेंट ग्रांट पे पीरियड पता है, तो पीरियड बेसिस में हम क्या करेंगे, उसको बाइफरकेशन करेंगे। ठीक है। करंट नॉन करंट, यहाँ पे करंट भी है और नॉन करंट है। कैसे सर, करंट और नॉन करंट? करंट कितना होगा? 12 मंथ्स का होगा, राइट? करंट 12 मंथ्स का है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर 18 मंथ्स, राइट? गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर 18 मंथ्स, बट मेरे करंट में सिर्फ 12 मंथ्स का दिखेगा। तो जो 30,000 ग्रांट है ना, 30,000 विल बी प्रपोर्शनेटली डिवाइडेड इंटू टू। 12 मंथ्स का, और नॉन करंट में जाएगा एडिशनल 6 मंथ्स का। ठीक है, देखो कितना आता है। 30,000 इंटू 12/18, 20,000 और 10,000। ठीक है। फर्स्ट ईयर में यानी क्या, एज ऑन 31st March 2011 मिला है ना। और अपने को क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन कर्व 11-12 इज 50,000 एंड 12-13। तो 11-12 के लिए करंट में कितना दिखेगा? 20,000 दिखेगा, और नॉन करंट में 10,000 दिखेगा। सिंपल। 12-13 के लिए क्या दिखेगा? 12-13 के लिए क्या होगा? 20,000 ऑलरेडी अमोर्टाइज हुआ होगा, राइट? ऑलरेडी अमोर्टाइज हुआ होगा। तो 10,000 को हम क्या करेंगे, करंट पे लेके आएंगे। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। चलो, आ जाओ। गवर्नमेंट
₹30,000 in financial statements. Financial statements based on, तो यहाँ पे करंट में कितना क्लासीफाई होगा बताओ? ₹30,000 into 12 by 18 months. So ₹20,000 will be shown in a current, and नॉन करंट में कितना दिखेगा? नॉन करंट में दिखेगा 30,000 into 6 by 2, सॉरी 18 months ना, तो ₹10,000। ठीक है, तो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखें। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, तो पर्टिकुलर्स 31 March 2011, 2012 का, और 31 March 2013, तो ऐसा दिखेगा मेरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? एज ऑन लेवल, तो एज ऑन लेवल में मेरा लाइबिलिटीज के अंडर पहले नॉन करंट आता है। नॉन करंट में आएगा कितना? नॉन करंट में आ जाएगा करंट, नॉन करंट, अच्छा पहले करंट आएगा, सॉरी, सबसे पहले करंट आएगा, करंट फिर उसके बाद नॉन करंट। करंट में कितना दिखेगा? 20,000, राइट। 12 मंथ्स के लिए कितना इनकर हो रहा है हमारा? 20,000। और नॉन करंट में दिखेगा, नॉन करंट में 10,000 दिखेगा। सिंपल। ठीक है, अब 2012 में आ जाओ। 2012 में अगर देखो, तो 20,000 ऑलरेडी अमोर्टाइज हो गया होगा, बरोबर, ऑलरेडी अमोर्टाइज हुआ होगा। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? ये 10,000 जो है ना, सिर्फ 10,000 करंट में लिखेंगे। ठीक है, क्यों? विद इन 6 मंथ्स ये ना, ये अमोर्टाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो बोलो। यस सर। हम्म, देखो, करंट लाइबिलिटीज के अंडर डेफर्ड इनकम 20,000 और 10,000। ठीक है, और 2012 में 10,000 में आया। अब एक्सट्रैक्ट देखना पड़ेगा मुझे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यार। नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें डेफर्ड इनकम 20,000, फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें भी आएगा डेफर्ड इनकम ऑफ 10,000, एंड नेक्स्ट ईयर में ये जाएगा 10,000 यहाँ पे। क्यों यहाँ पे? वो लॉजिक समझा दिया क्यों। क्योंकि 2012 में विद इन 6 मंथ्स ये जो है ना अमोर्टाइज हो जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ दी एक्सपेंसेस जो अपेरेंट एक्सपेंसेस का है वो 18 मंथ्स का है। चलो, अगर मैं देखूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज ऑन 31 March, X1 X2 लेगा क्या, एंड 31 March 13। अब जो है ना एक्सपेंसेस का प्रेजेंटेशन मेथड, नॉर्मली दो मेथड है, राइट, मैंने तो बताया। एक ग्रॉस मेथड होगा, एक नेट मेथड होगा। अब ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे? मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 1 में यानी क्या?
नॉर्मली ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे हम, इसमें हम अदर इनकम के अंडर यहाँ पे दिखा देंगे डेफर्ड इनकम, राइट। डेफर्ड इनकम दिखाएंगे कितना, फर्स्ट ईयर में 20,000 होगा। और एक्सपेंसेस में फर्स्ट ईयर में 2012 में कितना इनकर हुआ, ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट फर्स्ट ईयर में इनकर हुआ है 11-12 में 50,000, राइट। तो 50,000 को डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दूंगा 50,000, ये एक्सपेंस साइड। ठीक है, सिंपल है, समझा ये चीज। अगर मैं बताऊँ, यस। हाँ, मेथड 2 में, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर यहाँ पे देखो तो ट्रेनिंग कॉस्ट 50,000 है और डेफर्ड इनकम जो है ना 20,000 है, तो डायरेक्टली एक्सपेंस के अंडर यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट लिख दूंगा। ट्रेनिंग कॉस्ट 50,000 में 20,000 मेरा गवर्नमेंट ग्रांट है, राइट। तो 20,000 लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 30,000 डायरेक्टली। दिस इज नथिंग, नेट मेथड, ये जो है ना ये नेट मेथड है। चलो जी, ये वाला समझा। 2013 में क्या होगा, 2013 में 10,000 का ग्रांट होगा ना मेरा, 2013 में मेरा 10,000 का ग्रांट होगा, और ट्रेनिंग कॉस्ट कितना है, 25,000 है। ये ग्रॉस मेथड में ऐसा प्रेजेंट करूंगा। अगर मैं नेट मेथड में आऊँ, तो फिर यहाँ पे 25,000 का मेरा एक्सपेंसेस है एंड 10,000 का मेरे पास ग्रांट है, तो यहाँ पे नेट जो है ना वो 15,000 का दिखेगा। ये ऐसा प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। यहाँ पे देखो, तो बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट, मेथड नंबर 1 में अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट रिसिव्ड 20,000 दिखाया है, और उसका अगेंस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट 50,000 दिखाया है। ठीक है, नेगेटिव में इसलिए दिखाया कि एक्सपेंस है करके। सेकंड, या 10,000 एंड 25,000 अलग से दिखाया है। अगर मेथड 2 में जाओ तो 50,000 माइनस 20,000, 30,000 नेट दिखाया है, एंड सेकंड में 25,000 माइनस 10,000, 15,000 नेट दिखाया है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया तो वेरी गुड। चलो जी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन हो गया है हमारा। ये वाला भी हुआ है एंड ये वाला भी हो गया है, ओके। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हो गया है। बस मुझे एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताना है, क्या है कंसेप्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के केस वाला। एक छोटा सा कंसेप्ट है, विच इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट आफ्टर रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट। चलो, यहाँ पे इम्पेयरमेंट मतलब क्या है, एज पर इंडियस 36 हमने सीखा था कि इम्पेयरमेंट ऑफ असेट यानी क्या है सर, मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माय रिकवरेबल अमाउंट। यानी क्या, हम रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करते थे, कैसे कंप्यूट करते थे, फेयर वैल्यू लेते थे, वैल्यू इन यूज लेते थे, विच एवर इज बेनिफिशियल यानी विच एवर इज हायर हम लेते थे, और उसके बेसिस में रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते थे। और यहाँ पे अगर इनके समझो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माई रिकवरेबल अमाउंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या है, इशू ये है कि सर समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। ठीक है, पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड यूनिवर्सल है, सब एग्जांपल्स में पीपी लिमिटेड ही मिलेगा। अब पीपी लिमिटेड ने जो है ना मशीनरी परचेस किया। ठीक है, मशीनरी परचेस किया। अब जब मशीनरी परचेस किया, इसको जो है ना गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल गया, रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट, वेरी सिंपल, राइट। कुछ नहीं, पीपी लिमिटेड ने मशीन परचेस किया, उसके लिए कुछ उसके लिए क्या मिला, रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट। अब नॉर्मली मशीनरी के अगेंस्ट जब भी मुझे क्या मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो हम दो मेथड से करते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड है, एक असेट रिडक्शन मेथड है, और डेफर्ड इनकम मेथड है। डेफर्ड इनकम मेथड है तो ठीक है यार, डेफर्ड इनकम मेथड में मेरा कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं आता है, बरोबर। डायरेक्टली जो ये है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं हम इनटू डेफर्ड इनकम और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट।
ठीक है। तो कॉस्ट इज इंटैक्ट, कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और कॉस्ट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के बेसिस में हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे और उसका रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करेंगे और कंपेयर करेंगे, और इम्पेयरमेंट लॉस जो भी आएगा वो हम रिकग्नाइज करेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं है डेफर्ड इनकम मेथड में। बट यहाँ पे असेट रिडक्शन मेथड में क्या होगा, असेट रिडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट लेते हैं और उसमें से लेस कर देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, राइट, गवर्नमेंट ग्रांट। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ असेट, राइट, नेट कॉस्ट ऑफ असेट। अब ये जो नेट कॉस्ट ऑफ असेट है ना, नेट कॉस्ट ऑफ असेट से हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपेयर्ड, कंपेयर्ड विथ किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्या क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर यहाँ पे जो है ना, कॉस्ट ऑफ असेट से कंपेयर करना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट को, या नेट कॉस्ट ऑफ असेट से कंपेयर करना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट को। बोलो क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है भूमि, बताओ। व्हाट डू यू फील, बस सिर्फ ओपिनियन है, इसमें कोई आंसर वांसर नहीं, सिर्फ ओपिनियन। ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट डू यू फील, नेट कॉस्ट के बेसिस में रिकग्नाइज करना चाहिए यानी कंपेयर करना चाहिए, या फिर जो ग्रॉस कॉस्ट है मैंने ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कंपेयर करना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट को। नेट कॉस्ट से करना चाहिए। नेट कॉस्ट से करना चाहिए, ओके। तो कोई कोई ऐसा बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ एसेट, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या करना चाहिए, मैं कह रहा रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना चाहिए। बट इन डेज 20 में एक अपेंडिक्स दिया है, उसमें बता रहा था, अपेंडिक्स ने नॉर्मली एक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन से रिजॉल्व किया है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ असेट है, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट कब माना जाएगा, जो ग्रांट रिसीव्ड है वो दैट इज रिलेटेड टू असेट, राइट। अब ग्रांट पे मैंने मैंने असेट के ऊपर 100 रुपीज इनकर किया और 20 रुपीज क्या है गवर्नमेंट ग्रांट मिला, तो फिर नेट कॉस्ट 80 रुपीज का है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुआ 80 रुपीज, और यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट 80 रुपीज है, और उसी के बेसिस में मैं रिकवरेबल अमाउंट देखूंगा और उसके बाद रिकग्नाइज करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, उसी के बेसिस में क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा, ग्रॉस बेसिस में कंपेयर नहीं करूंगा, यानी क्या ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसके साथ रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर नहीं करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट इन केस ऑफ असेट रिडक्शन मेथड। हम नेट कॉस्ट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट को। ठीक है, इसका लॉजिक वही था कि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है वो दिखना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है 80 रुपीज, तो उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट समझो ₹70 है, तो जाके 10 रुपीज रिकग्नाइज करेंगे। अगर 90 है, 90 है तो फिर वेल एंड गुड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने। यस सर। asset reduction method impairment test based on net carrying amount। इसके रिलेटेड तुम्हें क्लैरिफिकेशन एक बार रीड करवा देता हूं मैं। हम्म, तो आ गया यार क्वेश्चन ये।
इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये बेयर टेक्स्ट ऑफ इंडिया से कभी ऐसा दिखा तो फिर उस केस में अगर कभी डाउट आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेयर टेक्स्ट रेफर कर सकते हो। ठीक है। यार, कहाँ गया वो। चलो ठीक है, वो मिल नहीं रहा है। जैसे मिलता है तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक है, कंसेप्ट तो समझ गया ना। बताओ। यस सर। हाँ ठीक है, ये मिल नहीं रहा, मैंने इससे पहले ही रीड किया था बट मिल नहीं रहा है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। साथ साथ में मैं ये भी दिखा देता हूँ तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग पॉलिसी कैसा होता है, along with the example। देख लो, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। किसका है ये? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्या बताया उन्होंने? द कंपनी हैज रिसीव्ड द अप्रूवल अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आर इंडिया फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। इंसेंटिव अंडर द scheme is subject to meeting certain committed investment and defined incremental sale threshold. Such grants are recognized as other operative revenue and there is a reasonable assurance that the company will comply with all necessary condition attached to it। यानी क्या, यहाँ पे कब रिकग्नाइज करेंगे? जब रीजनेबल अश्योरेंस है। ठीक है। कैसे रिकग्नाइज करेंगे इन लोग? कैसे रिकग्नाइज करेंगे? डेफर्ड इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, इनकम फ्रॉम सच ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द पीरियड टू विच दे रिलेट। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट, जीएसटी, बजटरी सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, यह रिलेट करा है। इसके साथ साथ में एक और भी बता देता हूँ मैं, जैगोर का। जैगोर जो है ना, पहले क्या फॉलो करता था? असेट रिडक्शन मेथड फॉलो करता था। यहाँ पे देखोगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये शायद हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में किया था। चेंज इन गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट अकाउंटिंग। पहले ये क्या फॉलो करता था? एसेट रिडक्शन मेथड फॉलो कर रहा था। अब क्या फॉलो कर रहा है? डेफर्ड डेफर्ड ग्रांट मेथड। देखो क्या बोल रहा है,
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ग्रुप ने क्या किया था, रिव्यू किया था इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस ओवर द नेट प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। यानी क्या, पहले क्या कर रहा था, नेट प्रेजेंटेशन मेथड फॉलो कर रहा था। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इट वाज कंसिडर्ड मोर अप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट अ पॉलिसी टू प्रेजेंट द ग्रांट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एज अ सेपरेट लाइबिलिटी। यानी क्या, सेपरेट लाइबिलिटी यानी डिफर्ड ग्रांट अकाउंट पे मेंटेन करेंगे, instead of deducting from the cost of asset and present unwinding of the grant over the useful life of the assets in the other income rather than reduction of depreciation and amortization। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, separate disclosure of the amount received for the grant in relation to capital asset more closely aligns to the presentation of asset in consolidated financial statement। ये पूरा ये बताए, बस यहाँ पे ये बताना था कि गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसा होता है। ठीक है, समझ गया। हमने इंडिया 20 हर एक चीज अच्छे से देख लिया। एक मिनट यार, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अदर इनकम में प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा जैगुआर का जो है ना, टाटा मोटर्स में, वो अदर इनकम के अंडर प्रेजेंट कर रहा था। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ग्रुप विल कंप्लाई विद द रिलेवेंट कंडीशन एंड द ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड। ठीक है, कब रिकग्नाइज करेंगे, जब रीजनेबल एश्योरेंस होगा, तब भी जाके रिकग्नाइज करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकग्नाइज्ड इन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ईदर ऑन अ सिस्टमैटिक basis when the group recognizes its expenses, the related costs that the grants are intended to compensate, or immediately if the cost have already been incurred। ठीक है, यानी क्या, सिस्टमैटिक बेसिस में, किसके बेसिस में, सिस्टमैटिकली क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, जब ग्रुप रिकग्नाइज करेगा क्या, एक्सपेंसेस या रिलेटेड कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और या एक्सपेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड as an offset against the related expenditure, except in cases where there is no ongoing performance obligation to the group, on which the case the government grant is recognized as other income in the period in which the group becomes dead। तो फिर यहाँ पे दो चीज है, असेट के केस में ये लोग क्या कर रहे हैं, असेट के केस में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में रिकग्नाइज कर रहे हैं, राइट। और एक्सपेंस वाला जो है ना, एक्सपेंस वाला ये क्या कर रहे हैं, ऑफसेट मेथड यूज कर, ऑफसेट यानी नेट मेथड। एक्सपेंसेस जो भी है उसको क्या करेंगे, ग्रांट्स को लेस कर देंगे, और जो नेट अमाउंट है वो बता देंगे, वही फॉलो कर रही है। द गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू असेट आर प्रेजेंटेड ऑन द ग्रॉस एज अ सेपरेट लाइबिलिटीज एंड अनवोन्ड, ये असेट के रिलेटेड है। ठीक है, कैश फ्लो आग आगे का कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि दो है, असेट के रिलेटेड और इनकम के मेथड। जो हमने पढ़ा है वही रियल लाइफ में अप्लाई होता है। ठीक है, हमने सब कुछ सॉल्व किया है इंडियस 20 का, विद क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गुड नाइट।